साहब सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुज़ुर्ग आदमी था, वो मर रहा था। तो वो कहता है, मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो દીકરો ક્યાં છે, मतलब मेरा मेरा बेटा बेटा कहाँ है? तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छूँ, मारी દીકરી ક્યાં છે, डैडी हूँ यहाँ छूँ, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं कि रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ। जो ठीक है, ये बहुत बड़ी बात। ओके, आप बोलिए। हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में। हाँ तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था। तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया। तो उसने कहा 4 आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही एक है। और एक बताता हूँ। ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा, अच्छा, और कोई मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था। तो मैं पैदल ही जा रहा था, तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा, और उसने, मेरा ध्यान गया, मैं कहीं ऐसे कैसे चला रहा हो स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। हाँ, तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हो, तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आपको ये 3 विशेस, आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। ये मूलतः बाहर से आई हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है,
हाँ हाँ। ये हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है। मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर के कोई दे देगा, ऐसा नहीं है जी। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा पोस्ट इंटरेस्टिंग रिटायरमेंट। चीज़ बताता हूँ आपको। जी हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी, जी। सिकंदर बख्त साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरुद खुरुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था। अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है। जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास इसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो, कि मुझे लगता है आप ज़िंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे वैल्यूबल चीज़ आप क्या लेके आए थे यहाँ, इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी क्या रही थी? अगर मैं, वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा कि भाई मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं। लेकिन कुछ मात्रा में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी। इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है। आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए। मैं बहुत लंबा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया, ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो? ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो, अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी। तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कि नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है
मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं करना नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं इतना इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ उससे। हाँ, उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता बाहर हूँ हो मैं। जाता है। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी। उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। तो अच्छा। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं हाँ। इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे आप? आ जाओ। आज आपके सारे कागज पड़े हैं अच्छा, शायद। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूँगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास करते मैं हैं? बताता हूँ। आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा। मालिश वालिश वाले को तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसे बोला वैसे किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, हाँ। मसाज नहीं करवा सकता? अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ। ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा। तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था, फिर इसको मैं कर्व करता था अच्छा। तो प्रेशर आता था। ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं। तो ऐसी चीज़ें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पे गया था पैदल, टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था, पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था, और वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ, हाँ। तो उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब होती है। तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग 5वें 6ठे दिन मुंह नहीं धो सकते थे, क्योंकि उनकी चमड़ी जल करके चीर करके लटक गई थी, तो वो बड़े परेशान रहते थे। और मुझे कुछ नहीं होता था, बड़ा मैं तेज तर्रार रहता था। तो मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ मैं। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि मुकाम होता था, ये मेरे पास आ जाते थे, हर को एक एक बूंद कैस्टर ऑयल मेरे से ले जाता था। जुकाम होता है तो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता हूँ। गर्म पानी? गर्म पानी, उसमें दूसरा कोई शहद या कुछ? कुछ नहीं, सिंपल गर्म पानी। दूसरा, हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा। फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, 1-2 दिन, 24 घंटे 48 घंटे, ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा, ये सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता हूँ। जलन बहुत होती है, लेकिन ये मेरा 1-2 दिन में क्लियर कर देता है। तो ऐसे ही जीने की आदत है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है, जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ, और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और × 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की है, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ। ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया, उसने फिर धीरे धीरे इसमें ये बदलाव किया कि लोग
वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले, चीनी लेना सर? मैं नहीं लेता जी, नहीं, सूर्यास्त के पहले थैंक यू। खाना खा लेता है। और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबह एक प्रकार से, वो किसको आप नाश्ता कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका वो लंच जैसा ही होता है। हाँ। वो काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े रोटी और सब्जी या चटनी कुछ लेकर के खेत चला जाता है। दिन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर पे कुछ रख करके जाती है। वो पूरा भोजन नहीं होता है, हाँ हाँ। थोड़ा होता है। ये आज भी हमारे देश में परंपरा है ये। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ। और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है, वैसे दूसरी छवि मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है, मैं छोटी बैग में मेरी ज़िंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता रहता था। जी, आपने बताया झोले में। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था। सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ। ओके। कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा धोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज़्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया था। अच्छा, वो जगह ज़्यादा लेता है इसलिए आपने इसको मैंने काट दिया था। ओके। अब वो बात वो फैशन पर गया जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना, ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फीरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में। तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। लेकिन जूते नहीं थे। तो मेरे एक मामा एक दिन आए घर पे, तो पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्होंने मेरे लिए जूते ला दिए। तो एक कैनवास के सफ़ेद जूते आए ना जी, हाँ, छोटे से, शायद उस समय तो 8-10 रुपये मिलते होंगे, वो ले आए। तो मैंने देखा थोड़े दिन में तो वो गंदे होना शुरू हो गए। तो मैं क्या करता था, क्लासरूम में सब बच्चे चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है ना, तो बाद में जो छोटा चॉपस्टिक का टुकड़ा रह जाता है वो ऐसे ही फेंक देता है। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसको इकट्ठा करता था, वो चॉपस्टिक के टुकड़े वो ले आता था, और हर दिन सुबह चॉपस्टिक जूतों पे लगा देता था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। और डेली ये मैंने कई बार आपसे मिला हूँ, आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पहनी हुई है, लेकिन घड़ी आप ज़्यादा करके ऐसे पहनते हो। घड़ी मैं सही पहनता हूँ क्योंकि मुझे मीटिंगों में बैठना पड़ता है ना। हाँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल्ट फील होता है जी। अच्छा। तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से घड़ी देख लेता हूँ। आप कोई बैठा है बात कर रहा है और घड़ी देखते हैं तो मतलब कि आप उसको इशारा करोगे भी बहुत हो गया, जाओ। तो आप ऐसे रखते हो? हाँ, तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसी का एक प्रकार के हिडन वे में, मतलब बहुत माइन्यूटली आप लेकिन आप मानते हो, मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि आप घड़ी उल्टी पहनते हो। मैं देखा था कई बार देखा आपने कि आप घड़ी उल्टी पहन के। आपने सही देखा। मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है, एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं, तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं ज़रूर देखता हूँ, और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ, और कभी कभी तो मुझे लगता है
कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना जी। चिनू भाई, चुन्नी में। चिनू भाई, उनसे मैं मिला था अच्छा, ये तो बहुत पहले। बहुत पहले की बात। और कारण क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक काम करते थे। उसमें हम लोगों को ये बटर मिल्क के केंद्र चलाते थे, छाछ पीने के लिए गर्मी में लोगों को। हाँ, बटर मिल्क, तो वो मूल सुरेंद्रनगर जिले में हम बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। तो उस एक कार्यक्रम में मुंबई में एक सज्जन थे, मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे और उन्होंने डोनेशन भी दिया था। हाँ। और हमने ऐसे छाछ केंद्र चालू किए थे बटर मिल्क के, ओके। बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे पानी की परब रहती है, वैसे छाछ की परब रहती थी, और हर गरीब व्यक्ति वो। तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था, और उस समय इनके नाना जी वहाँ आए थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तब मुलाकात। काफ़ी बातें हुई थी उनके साथ, तो मेरा उस प्रकार से उनसे परिचय रहा है। हाँ, तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को बिल्कुल, मैं जवाब पढ़ता देते भी हो। हूँ और मज़ा लेता हूँ। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है। इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपसे मिले, तो सबके चेहरे पे यहाँ लगा दिया है जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने। तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट्स नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। हाँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोचते हैं। हाँ हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब हमारा सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज़ होती थी, जी। 5 स्टार फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। तो आप तो खैर तैयार है। मेरे लिए पहली बार होगा ये, मतलब। कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभे इसलिए करते हैं, जी। जानबूझ करके। उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं, हाँ हाँ, और वो उसकी नींद हराम कर देते हैं। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मज़ा आ जाता है। लेकिन देखा छोड़ दिया तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज़ की, मोदी को कोई हो ही नहीं रहा है, तो वो परेशान हो जाता। हाँ, फिर वो अपना बंद भी कर देता है थोड़ी देर बाद। ये भी बात सही है। बस सर, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। आपसे मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ, और आज मुझे मौका मिला है आपसे वार्तालाप करने का, आपसे बातचीत करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, यू आर अ लवली पर्सन। यू आर अ पर्सन जिसने ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, झेला है, पाया है,
और खोया भी है, और सैक्रिफाइस आपकी ज़िंदगी के, मैं ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपसे अभी बात करके मेरा एनालिसिस है कि आपकी ज़िंदगी के आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं. सो वी आर ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट मुझे ये मौका मिला है आपसे बातचीत करने का. क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी, अच्छा, वो भेजती हैं. आज देती है, देती नहीं, जब भी मिलने जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी. अच्छा. और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है. दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है. मैंने, हाँ, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ. मोदी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको, मतलब बचपन में ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलते थे? मैं बचपन में संघ की शाखाओं में जाता था. अच्छा. संघ की शाखाओं में बड़े अच्छे वैज्ञानिक खेल होते हैं. अच्छा. बड़े वैज्ञानिक, जिसमें टीम स्पिरिट आए, जिसमें जैसे एक खेल होता है, ये सब सर्कल में बैठते हैं, फिर जो ये हमारा लीडर होता है वो पूछता है कि आपकी राइट साइड पे जो बैठा है उसकी एक क्वालिटी बताओ. ओके. अब है तो खेल, लेकिन आपको उसके कारण कॉन्शियसनेस आता है कि हाँ भाई दूसरे के गुणों को देखना चाहिए. अब खेलते खेलते ही डेवलपमेंट होता है इंसान का, और इसलिए मुझे बचपन में संघ की शाखाओं में खेलों के द्वारा टीम स्पिरिट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना क्या होता है, ये खेल है संघ में, बहुत बढ़िया खेल है. वो परंपरागत खेल है, कोई संघ वालों ने ढूंढे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बहुत काम आते हैं. दूसरा, मैं योगा से ज़्यादा जुड़ गया, फिजिकल एक्टिविटी के रूप में कहे तो, लेकिन मैं इंडिविजुअल खेल के बजाय ग्रुप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप करते हैं. जो इंडिविजुअल खेल होता है वो आपको एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट करता है. वो गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग प्रकार का. टीम के अंदर खेलने से अलग प्रकार का होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको साथ चलना पड़ता है, आपको किसी की लीडरशिप करनी होती है, आपको सबॉर्डिनेट को संभालना होता है. तो ज़िंदगी जीने के लिए ग्रुप वाले गेम्स खेलने चाहिए. ओके. इंडिविजुअल कितना ही हम बड़े चल जाएं, लेकिन ग्रुप वाले खेल जरूर खेलना चाहिए, ये मेरा मत रहता है. जी, आपने कभी गुल्ली डंडा खेला है? बिल्कुल खेलता था गुल्ली गांव डंडा में. खेलते? हाँ, हमारे यहाँ गांव में खेलते थे. फिर कंचे खेलते थे? हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैं तैरने के लिए चला जाता था, मुझे पानी पसंद था. अच्छा. तो तैरने के लिए चला जाता था. दो कारण थे, एक तो मेरे परिवार के सारे कपड़े मैं धोता था, परिवार के सभी सदस्यों के. अच्छा. तो तालाब में ही पानी था, तो हम तालाब में चले जाते थे, तो उसके कारण स्वाभाविक मेरा स्विमिंग सीख गया, तो मैं बहुत घंटों तक स्विमिंग कर लेता था. हाँ. तो मेरे शरीर के जो अगर मूलभूत कहें कि डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट जिसको कहें, वो शायद स्विमिंग से हुआ है. वो गांव वाला स्विमिंग जो जी जी, समझ गया. अपने गांव में तालाबों में, नहर हो गई, तालाब हो गया वहाँ हाँ, की. उसी में. मुझे अभी याद है आपका, मैंने एक यूनाइटेड नेशन में एक पहली जो स्पीच देखी थी आपकी, आई थिंक 2014 में दी थी. मैं प्रधानमंत्री बना और सितंबर में गया था. सितंबर में गए थे. तो आपने जब आपने इतने सारे स्पीचेस दिए हैं हिंदुस्तान में, तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया. तो वर यू नर्वस? क्या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्वस थे उस दिन? मेरा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस का है. अच्छा, उल्टा था? उल्टा था. और हुआ क्या कि मैंने मन में सोचा था कि ये मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का. जब जहाज़ में यहाँ से जा रहा था, हमारे अफसरों ने मुझे ब्रीफिंग भी किया था. जब मैं अमेरिका पहुँचा तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी
उनकी मीटिंगें ज़्यादा होती थी तो उनको पहले जाना पड़ता है, तो पहले गई हुई थी। तो पहुंचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कार्यक्रम था, तो मेरा नेचर है, मैं होटल से उतरता हूं तो पहले मीटिंग ही कर लेता हूं। तो ब्रीफिंग के लिए सब बैठे थे, तो सुषमा जी ने पूछा कि साहब आपका भाषण वगैरह, मैंने कहा कर लेंगे, क्या है। तो वो अड़ गई। उन्होंने बड़ा आग्रह नहीं कि बोले साहब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अफसर लोग बोल नहीं पाते थे मुझसे, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था। बोले यहाँ एक्सटेम्पो भाषण नहीं करना चाहिए, बोले लिखित स्पीच होना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो न किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने लिखा है, मैं तो हर जगह वैसे ही करता हूँ। खैर काफ़ी दिन हमारी आधा घंटा तक बहस होती रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पकड़ कर रखा, नहीं साहब इसमें आपकी नहीं चलेगी, आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करेंगे ये। तो मैंने कहा मैं अपना बता देता हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वहीं पर उस समय मैंने कहा इसके आधार पर आप बना दीजिए। फिर वो स्पीच तैयार हुई। अब मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ना ये प्रॉब्लम था। मतलब पढ़ना यानी पढ़ कर के बोलना, वो मैंने कभी आपको देखा मुझे नहीं। बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। मेरा थॉट प्रोसेस इतना तेज चलता है। तो मेरा वो पहला भाषण जो है, हाँ, वो पढ़ कर के मैं किया हुआ हूँ, यानी एक्चुअली पढ़ रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में कागज है। तो ये अच्छा, सबसे पहले मुझे नेपाल प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वहाँ भी मैं एक्सटेम्पो बोल दिया था, और वो भाषण आज भी मशहूर है जी। आज भी मशहूर है भाषण। नेपाल में पहला भाषण था। तो एक्सटेम्पो वाला भाषण आपका हमेशा मैंने कभी वैसे देखा नहीं तो आपको मेरे लिए फिर वो ये इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं उसमें ये बहुत आवश्यक हो गया। बाद में मुझे भी ध्यान में आया कि भाई ये देश का मसला होता है, कोई इधर उधर शब्द न चला जाए। तो फिर खैर मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे पहले भाषण का मेरा अनुभव ये है। ठीक है, ये अच्छा। फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी देखी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो वो मालिक को कह देते कि ज़रा इन बच्चों को बिठा दो ना। तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो ज़िंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद, जी बिल्कुल, तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी। सीएम था मैं, टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद। हाँ, वेडनेसडे। हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा लेकिन पीएम बन के बिल्कुल नहीं, अब तो आपके वक्त भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल नहीं कर पाया। कि मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी। और मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ, वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। और नहीं, मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग था, वो अच्छा था। हाँ, तो लेकिन खैर वो तो मैंने रियल लाइफ में किया था। लेकिन आपने रियल लाइफ में करीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं। तो ये तो मतलब ऐसा कैसा हो गया जैसे कि आपने जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले आपने स्वच्छता के ऊपर बात की, टॉयलेट्स के ऊपर बात की। तो आपको वो डर नहीं लगा कि आप पहली बार मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और सबसे पहला मतलब द फर्स्ट फ्यू मुद्दा इसी पे रखा हुआ है, स्वच्छता पे रखा हुआ है? स्वच्छता आपके लिए बहुत मायने रखती है। मेरे जीवन में मैंने गांधी जी वगैरह जो पढ़ा है
और कुल मिला के मैं देखता हूँ कि हमारे देश में बीमारी, गरीबी, इन सब की चीज़ों के साथ हेल्थ बड़ा सबसे बड़ा विषय है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए दो चीज़ें मैं देखता हूँ, एक स्वच्छता और एक फिटनेस। आप अपने शरीर को फिट रखिए, बनाइए, तो बाकी आर्थिक रूप से बोझ बनता नहीं है ज़िंदगी, उस प्रकार से जिए। पर्सनल हाइजीन में तो हमारे यहाँ शास्त्रों के कारण, संस्कारों के कारण, घर में आओ तो पैर धो करके आओ, हाथ धो, मंदिर में जाते हो तो नहा करके जाओ, सब बहुत सिखाया जाता है। सोशल हाइजीन के प्रति हम उदासीन रहे हैं। और भारत जैसा देश दुनिया में, अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, एक कारण है गंदगी जी। वैसे भी किसी भी समाज के लिए शोभा नहीं देता है। तो मेरे मन में एक बड़ी चीड़ है और मैंने सोचा इसको एक जन आंदोलन बना देना चाहिए। और देश को गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देशवासियों ने इस कार्यक्रम को अपना बना लिया। और ये 9 करोड़ टॉयलेट बन जाना, 2014 के पहले 38% रूरल सैनिटेशन था, 98% हो जी गया। जी बिल्कुल। मतलब देश तैयार था। और मुझे खुशी है कि देश ने किया है, मैं तो कौन होता हूँ करने वाला जी, देश ने चीज़ को उठा ली। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं, मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे हैं गार्डन में, सोच रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, चिल आउट के लिए क्या करते हैं? मेरी एक आदत है, मुझे अब कर नहीं पाता हूँ लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर? चीनी में लेता मैंने नहीं, देखा हाँ आपने चीनी लेता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं लेते? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आदत नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे, दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया 2 घूंट, तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है। लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मज़ा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए, खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आता है। और वो जगह कौन सी है यहाँ? यहाँ भी मैं कर लेता हूँ और मेरे ऑफिस के उसमें भी कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहाँ संभव नहीं है, ओके। वहाँ तो एकदम से वो बंद कमरा है। लेकिन ये मेरी पसंद की जगह काम है। दूसरा, एक चीज़ मैंने बहुत की थी, और जो जैसा आपने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उस काम को ज़्यादा करूँगा। पहले मैं रेगुलर करता था, मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था जी। अच्छा। नहीं? मैं दिवाली में 4-5 दिन कहीं चला जाता था और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी, पानी वगैरह, वो साथ ले लेता था, और वो भी मैं उठा के ले जाकर उतना ही। और मैं पहले रिसर्च करके रखता था, कहीं जंगलों में कोई जहाँ इंसान न हो लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था और वहाँ जाके मैं रहता था। कभी पेड़ के नीचे, क्या कोई खंडहर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता था। अच्छा, उस समय में तो टीवी वगैरह तो थे ही नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार, न कुछ नहीं, कागज पेन भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा। और 5 दिन मैं ऐसे ही अकेला रहता था, प्रकृति को देखना। एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था, मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। ओके। मैं मुझसे मिलने जाता हूँ, ऐसा ही मेरा, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज़ है। तो अभी कई वर्षों तक अब नहीं कर पाता हूँ, अब तो क्या SPG वगैरह ऐसा कवर हो गया है, ज़िंदगी अलग हो जाती है। लेकिन बहुत सालों तक मैंने नहीं किया है और मैं उससे बहुत ताकत पाता था। और जो विचार आए आने देता था, किसी विचार को टिकना है तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था। तो यही मेरा एक तरीका रहता था। आपका और मेरे में कॉमन यही है कि आप चाय बेचते थे और मैं जी वेटर था। दोनों के, आप और मेरे में ये भी है कि हम दोनों के कोई गॉडफादर नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे बनाई है बस। तो ये रहा है बस। जब मैं चाय बेचता था बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता था, हर एक के स्वभाव को समझता था। बिना कारण जो
चाय पीने वाला है गुस्सा करता था, डांट देता था। तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत काम आया। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत मज़ेदार है मेरी ज़िंदगी की, मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ तो बहुत सरप्राइज करते हैं मुझे। हमारे सिकंदर बख्श साहब थे बीजेपी के लीडर, जी। वो मुझे हमेशा कह रहे हैं, यार मोदी तू इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेता है, तू तो बोले गुज्जू है। ये तेरा मुरारजी, वो दोस्त था ना, है तो बहुत बड़ी आयु के थे, बोले तेरा मुरारजी इतने साल तक यहाँ रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे। तो उसका कारण ये था कि मैं चाय बेचता था, तो मेरे गांव में ये जो ट्रेनें तो बहुत कम आती थी, लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है, जो माल ढोती है, वो ज़्यादा आती थी। और मुंबई में जो भैंसों का तबेले रहते हैं, उसके जो दूध बेचने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूध जब भैंस देती है तब तक मुंबई में रखते हैं, बाद में वो गांव में आके छोड़ देते हैं। वो भैंसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था। तो वो आते थे और वो बेचारे घास वास उसी में भरते थे, उसी में रहते थे और भैंसों को ले जाते थे। एक व्यक्ति आएगा तो 3-4 दिन रहना पड़ता था। हम उनको चाय चाहिए, हम चाय देते थे। उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। अच्छा, फिर वो क्या करते थे, अपना म्यूजिक की कुछ चीज़ें ले आते थे, तो शाम को वो चौपाइयाँ वोपाइयाँ अपना भजन कीर्तन करते रहते, तो मैं कभी जाके बैठ जाता था। तो मुझे उसके कारण नॉर्थ के कल्चर से परिचय आया। ओके। तो एक प्रकार से चाय ने मुझे ये लैंग्वेज सिखा दी। तो आप ये जो सॉन्ग की बात आई, आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो अकेले में? गुनगुनाना तो नहीं होता है, लेकिन मैं जब चाहता तो मेरे मन पे जो कुछ गीत है, ज्योति कलश छल के, या ये पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, तो बहुत अच्छे लगते थे। आज के कोई गाने नहीं गुनगुनाते? आज तो पता ही नहीं मुझे, आज तो पता ही नहीं मुझे। मुझे आपसे बात करके चलिए, बहुत मज़ा आया। देश के लोगों के लिए काम आएगा कुछ बातें नई नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये चुनावी आपाधापी तू तू मैं के बीच ये भी एक कुछ पल होता है। तो जो आप पूछते हैं ना कैसे रिलैक्स होते हो, ये भी तरीका है रिलैक्स होने का। बहुत रिलीफ रहेगा।